स्टूडेंट, होप आप सबकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही होगी। हम अपने सीरीज में लास्ट वीडियो में प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनाइजिंग बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। हम अपने घरों में भी हमारे घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरह हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लानिंग कर ली कि हमें क्या काम किस तरह से कैसे करना है, किसे करना है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को काम बताना, वो सब ऑर्गेनाइजिंग में हमारे आता है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को ग्रुपिंग और डिफाइन करते हैं एक इंटरप्राइज की एक्टिविटी को उसी के साथ। अब जब हम लोगों को काम दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं आपका ये काम है और आपको ये काम करना है, उस काम के साथ हमें उनको अथॉरिटी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अथॉरिटी के साथ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन सब का रिलेशनशिप भी हम ऑर्गेनाइजिंग में एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले फीचर पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, काम को बांटते हैं। हमें ये पता है कि हमें ये काम करना है, उस काम को एक अकेला बंदा कर नहीं सकता, तो जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, ये याद रखना है। हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन को जो चीज़ आती है उसको वही काम देंगे। कोई अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड से है तो उसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट देंगे, कोई अगर आईटी बैकग्राउंड से तो उसे आईटी का काम देंगे। तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम काम बांटते हैं। देन कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में बात करना, आपस में लोगों के कोऑर्डिनेट रहना, तो वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। देन प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, इसका मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। प्लूरैलिटी मतलब बहुत सारे पर्सन्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजिंग में जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सकता है। देन कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। देन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमने अगर प्लानिंग कर ली, हमने बाकी सारे फीचर्स कर लिए, प्लानिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमारा जो काम है वो हो नहीं पाएगा मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर प्लानिंग हमने कर ली लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या काम करना है, तो काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हमने स्पेशलाइज पर्सन को उनका काम दिया, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है वो पर्सन वही काम करेगा, तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, वर्किंग रिलेशंस मतलब हमने क्या काम करना है उसमें क्लैरिटी है, कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो पाएगा। जब मुझे पता है मुझे ये काम, मुझे आना है, ये काम करना है, तो उसमें एक क्लैरिटी रहेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अडेप्टेशन टू चेंज, ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है। देखो हमने काम बांट दिया, इस डिपार्टमेंट को यही काम करना है, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, हमें अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ वो डिपार्टमेंट जिसमें वो चेंजेस हो सकते हैं वही करेगा, तो वो आसानी से हम चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा क्योंकि सबको उनका काम पता है कि हमें इस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो जो काम में स्पेशलाइज्ड है वो उनको और करेंगे तो वो और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हमारा हेल्प करता है। देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को आइडेंटिफाई करना। अब प्लानिंग ने तो ऑब्जेक्टिव सेट किया ना, लेकिन काम को ऑर्गेनाइज करना, काम को आइडेंटिफाई करना कि इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। काम
आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो। काम को डिवाइड करना फोरमोस्ट फंक्शन है, फोरमोस्ट काम है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। काम को डिवाइड करो, काम को डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट बना दो। डिपार्टमेंट बनाना भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग का काम है, डिविजनल डिपार्टमेंट और फंक्शनल डिपार्टमेंट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंट को और फंक्शनल को। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, हमने काम बांटा, हमने डिपार्टमेंट्स बांट लिए, अब ड्यूटीज, जिसको जो काम करना है उसको वो ड्यूटीज, उसको वो काम दे दिया। देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये एस्टैब्लिश करना भी ऑर्गेनाइजिंग का ही काम होता है। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी पूरी तरह से फॉर्मल, एक मिलेगी पूरी तरह से इनफॉर्मल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं फॉर्मल भी होगी और इनफॉर्मल भी होगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और म्यूचुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के बीच में क्लियरली डिफाइंड है। मतलब फॉर्मल का मतलब है आप पर्सनल टॉक नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे आपको अकाउंटेबल बनाया है, आपको अथॉरिटी दी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपका कोई एक सबऑर्डिनेट है, आपका कोई एक सुपीरियर है, आपके वही रिलेशनशिप्स हैं। इसमें जो हमारा 2 और मोर पर्सन कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वही होता है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, ये अलग रहता है। ये कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजियस, लव, अफेक्शंस, इन सब की वजह से हमारा एक रिलेशनशिप सेटअप हो जाता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम अब किसी बिजनेस की बात नहीं हो रही। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना, जब भी फॉर्मली एक कोई चीज़ है उसमें जब भी बात होगी बिजनेस के लिए ही बात होगी। लेकिन इनफॉर्मल में हम अपनी पर्सनल टॉक्स भी करते हैं, हम अपनी कोई नॉर्मल बात भी करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। इसमें इनफॉर्मल में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। अब अगर कोई पर्सन जॉब के लिए जा रहा है, वो हमेशा थोड़ी ना काम की बातें करेगा, तो इसलिए वहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हो जाते हैं। अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंटर रिलेशनशिप डिफाइन होती है कि आपके इस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप उसके सबऑर्डिनेट हो, आप किसके सुपीरियर हो, ये सारी चीजें। ये रूल्स एंड प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं। ये बेस्ड होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क पे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट बांट दिया। अब जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपस में ही उनके रिलेशनशिप सेटअप हो चुके हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क से ये क्रिएट होते हैं। देन डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको बनाया जाता है। इसमें कोई पर्सन अपने मन से किसी के पास नहीं जा रहा है बात करने के लिए, ये ऑलरेडी क्रिएट करके आपको मिले। आपका एक टीम है, तो उस टीम के लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। ये इम्पर्सनल होते हैं, इसमें कोई पर्सनल नहीं होता, और ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इसमें अकाउंटेबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सकती है, देख के कि कौन पर्सन कितना कैपेबल है। ओवरलैपिंग नहीं होती काम की, क्योंकि सबको पता है उसे क्या काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें रहता है यूनिटी ऑफ कमांड। इजी टू गेट गोल्स, गोल्स को अचीव करना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। साथ में स्टेबिलिटी रहती है। इसी तरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिले इन वर्क, डिले इन वर्क क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मल में हमारा स्केलर चेन फॉलो होता है, तो जहाँ स्केलर चेन है वहाँ हमारा डिले हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसमें नहीं है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि काम बटे हुए हैं, उस बटे हुए काम सबको पता है हमें ये काम करना है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें इनिशिएटिव नहीं रहता। मैकेनिज्म ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशंस हैं वो आपको बना के दिए गए हैं, आपको उन रिलेशंस को ही लेके चलना है। अब दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे फीचर्स, सबसे पहले बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद ही बनते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तो होगा ही, सबके टीम्स बटे ही होंगे, तो इनफॉर्मल भी बेस्ड है फॉर्मल पे ही, लेकिन ये डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं है। अभी आपको बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन बिजनेस से हटके कोई और बात करनी हो तो आप अपनी मर्जी से किसी से बात कर सकते हो। आपको वहाँ ये नहीं बोलेंगे कि आप अपने टीम मेंबर से ही बात करो।
इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसमें आप किसी से भी बात कर सकते हो, इसमें कोई स्केलर चेंज नहीं है। उसके बाद है हमारा ये पर्सनल होता है, ये इम्पर्सनल नहीं है। इसमें स्टेबिलिटी कम रहती है, हमारे फ्रेंड्स कभी बनते हैं, कभी झगड़ा हो गया तो स्टेबिलिटी कम रहती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कहीं भी हमारा इनफॉर्मल के बारे में चीज़ें नहीं है। फास्ट स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, एडवांटेज सबसे पहला यही है, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी फैलता है। सोशल नीड्स को, एक पर्सन के सोशल नीड्स को, लव, अफेक्शन, इन सबको फुलफिल करने में ये हेल्प करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। इसके कुछ लिमिटेशन, ये रेसिस्ट चेंजेस, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। इनफॉर्मल, हमारा जो इनफॉर्मल नेचर, जो एक पर्सन का इनफॉर्मल बॉन्ड है वो चेंज होता रहता है। ये र्यूमर्स, क्योंकि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन फैलती है तो इसमें र्यूमर्स भी हो सकते हैं। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप में रहना, उसका एक प्रेशर भी होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल में डिफरेंस, सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी क्रिएट होती है। आप किसके लिए अथॉरिटी को, आपके पास क्या अथॉरिटी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको अकाउंटेबल है, ये सब इसमें क्रिएट रहता है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप इसमें रहता है, लेकिन इनफॉर्मल में नहीं रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये अथॉरिटी के स्ट्रक्चर से क्रिएट होता है। हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, उससे इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। लेकिन इनफॉर्मल हमारा म्यूचुअल रिलेशन से, हमारे रिलेशन एक सोशल रिलेशनशिप इसमें आएगा भी, रूल्स एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, और इसका ओरिजिन होता है, ये सोशल रिलेशनशिप है, सोशली हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। अथॉरिटी इसमें जो पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इस तरह से है, हम जिस पोस्ट पे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी अथॉरिटी होती है। इसमें इंडिविजुअल किसी भी डायरेक्शन में इसमें अथॉरिटी मूव हो सकती है। देन हमारा बिहेवियर पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल की कितनी किससे अटैचमेंट है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है। स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये टेम्पररी स्टेबल है या लेस स्टेबल है। लीडरशिप, क्योंकि इसमें हायर रैंक होते हैं, मैनेजर्स हमारे लीडर होते हैं, लेकिन इसमें लीडर हम खुद ही इलेक्ट करते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन की तरह इसमें कम्युनिकेशन होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन से, इसमें कोई हमारा चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, इसमें किसी भी डायरेक्शन से हमारा फॉलो हो। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल और डिविजनल, जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं, वो। अभी फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल में हम फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बांट देते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट क्या फंक्शन करेगा। डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज, पूरे एंटरप्राइज को हम मेजर फंक्शन के अकॉर्डिंग या मेजर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। जैसे हम सुनते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वो जो डिपार्टमेंट अलग अलग है वो हमारा कहलाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने काम को बांट दिया है। अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है ये डिपार्टमेंट हमारा इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इस चीज़ में उसको बहुत नॉलेज होगी, तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम हो पाता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है हमारी, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल पाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, जैसे ही हमने डिपार्टमेंट बना दिए तो उस डिपार्टमेंट का ही वही काम है ना, तो वो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता 2 डिपार्टमेंट में सेम काम हो गया। साथ में सभी फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितना भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सबको इक्वल वेटेज मिलती है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखो क्या होता है, जब यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बना दिए, सब डिपार्टमेंट का अपना अपना एक गोल होता है। सेल्स डिपार्टमेंट बनाता है इतना टारगेट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाता है इतना पैसा कम खर्च करेंगे। उसमें क्या होता है,
वो ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपार्टमेंट खुद के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान देती है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को वो थोड़ा इग्नोर करती है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कई बारी मैनेजर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा कंप्लीट डेवलपमेंट में थोड़ा हर्डल भी हो सकता है। दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है हम ज़्यादा उन लोगों को डिस्काउंट दें, लेकिन हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बोल रहे नहीं हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रह सकती है। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लेकिन वो कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे हम लेके चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, डेली नीड्स की चीजें भी बनाती है। अब इस केस में हमने क्या किया, इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन शूज भी बनाती है, साथ में बैट भी बनाती है। अभी यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट है वो दोनों अलग हैं, दोनों के नेचर अलग है, दोनों को बनाने का तरीका अलग है। तो हमने उन प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया। ये जो हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहां प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको हम जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके बेसिस पे बांट देते हैं, वो होता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें हम डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। इजी एक्सपेंशन, हम एक्सपेंशन बहुत इजीली कर सकते हैं डिविजनल में। कोई नया यूनिट आया, कोई नया प्रोडक्ट आया, एक नया हमने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर दिया। जो डिविजनल हेड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। डिविजनल रिजल्ट्स भी असेस हो सकते हैं। लिमिटेशंस भी है, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, इसमें डिपार्टमेंट में एक हमने बना दिया, हो सकता है अगर ये शूज डिपार्टमेंट है उसमें इनका डुप्लीसिटी हो सकती है, डुप्लीकेट वर्क हो सकता है। सेल्फिश एटीट्यूड, वो अपने लिए ही काम करना चाहते हैं कि नहीं हमारा प्रोडक्ट, अब दो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो, तो वो एटीट्यूड भी हो सकता है। और जो डिविजनल हेड्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस, इसमें हम काम के बेसिस पे डिवीजन करते हैं और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारा डिवीजन होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, हमारा फंक्शनल में जो जिस जॉब के लिए स्पेशल है, जो जिस जॉब के लिए स्पेशलाइज्ड है वो काम करता है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिफिकल्ट रहता है, डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इजी रहता है। डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना। मैनेजेरियल डेवलपमेंट, सिर्फ यहाँ पे एक काइंड ऑफ जॉब का डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे मैनेजर वर्सेटाइल है तो उसका इमेज डेवलपमेंट, इसको समझते हैं अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट तो वो उसी में मास्टर करेगा, उसी में और ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो पूरा प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसको सब चीज़ की नॉलेज होती है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी रहता है। ये लेस कॉस्ट है, इसका कॉस्ट बहुत कम है, इसका ज़्यादा है क्योंकि पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे करो, फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली फिर और डिविजनल डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ ये तभी जब एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे जब ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं एक से तब हमारा इस्टेब्लिश होता है। देन हमारा एक टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मेनली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो टर्म्स होते हैं, हम कई बार दोनों टर्म्स को सही से डिफाइन नहीं समझते, उसको हम एक ही तरह समझते हैं कि दोनों में एक ही चीज है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, उसको देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमने जैसे एक मैनेजर है वो सारा काम खुद परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसके अंडर जितने लोग हैं उन्होंने उसको काम दे दिया। अब अथॉरिटी देने के जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी का मतलब हमें पता है पावर, उस काम को करने के लिए जितनी पावर चाहिए वो पावर। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है जो भी एक पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है हम वो भी उसे दे। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम देखिए। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना।
हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन अथॉरिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको फुलफिल करने के लिए जितनी अथॉरिटी जरूरत है वो देंगे। देन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। अब देखो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल हर केस में मैनेजर ही होगा, क्योंकि जो मैनेजर है उसने अपना काम डेलीगेट किया है, अकाउंटेबिलिटी उसके पास ही रहती है। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है उसको अगर हमने कोई अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो कर पा रहा है तो उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रही है। एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय को लगेगा कि हमें ये बड़ा काम है, ये हमें मिल रहा है। ये मैनेजरियल हेरेकी का बेसिस होता है, जो हेरेकी हमने पढ़ी है उसमें उस ऑर्डर में ये काम करना है। साथ में फैसिलिटेशन इन ग्रोथ भी इससे होगी, मैनेजर को भी टाइम मिलेगा, वो कोई और काम इंपॉर्टेंट कर सकता है। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का हमने थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? हम डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा नीचे दे देते हैं, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, जहाँ पे हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन से। देखो डेलीगेशन, एक मैनेजर है, मैनेजर ने कोई अथॉरिटी दी है। डिसेंट्रलाइजेशन जो टॉप लेवल पे बैठे हैं उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर लोगों को दे रखी है। डिसेंट्रलाइजेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन का एक्सपेंडेड वर्जन है। डेलीगेशन में हम छोटा सा काम किसी को दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में जो बड़ा काम है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो हम किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये रोल ऑफ सबऑर्डिनेट की सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। ये सीनियर ऑफिसर्स के वर्कलोड को कम करता है ताकि वो कोई और काम कर सके, एक्सपेंशन पे ध्यान दे सके। अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है, लेकिन डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी हम अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं देंगे, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी भी हम लोगों को दे सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे ही एप्लीकेबल होगी। डिसीजन एम्प्लॉय, इसमें जो डिसीजन है वो एम्प्लॉय खुद से लेंगे, इसमें हम डिसीजन मेकिंग पावर एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, वो उस पावर के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन का, सबऑर्डिनेट के बीच में, वो सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अपने इनिशिएटिव नए तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। ये मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करता है फ्यूचर के लिए। ग्रोथ होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, इससे हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं क्योंकि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर है। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है क्योंकि उन्होंने काम डेलीगेट कर दिया है। और बेटर कंट्रोल, अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। अब हमारा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस ये इसमें है कि अगर कोई काम, कोई एब्सेंस में इसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता, ये इनएविटेबल है। अगर जिसको हमने ये काम दिया है वो अगर नहीं आया तो उसका काम हम किसी और को नहीं दे सकते, उसको वही काम करना है। ये इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमने डेलीगेशन नहीं की, डेलीगेशन जरूरी नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हमारा अगर वो चीज नहीं हो रही है तब भी हमारा काम हो सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें कम फ्रीडम है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही हमने अथॉरिटी दी है, इसमें ज़्यादा फ्रीडम है। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क के कारण ये आता है, डिवीजन ऑफ वर्क तो ज़रूरी है ना, अगर हमने काम बांटा ही नहीं, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम ही नहीं दिया तो वो काम कुछ, हम अकेला सुपीरियर तो सारा काम कर नहीं सकता, इसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क का ये पार्ट है। इसमें पॉलिसी, हायर ऑफिशियल्स ने पॉलिसी बनाई है तो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसमें स्कोप लिमिटेड है लेकिन इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसमें हम डिसीजन मेकिंग पावर, इनिशिएटिव ले सकते हैं। वर्कलोड इसमें ऑफिसर्स का रिड्यूस हो जाता है, इसमें अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंड हो जाती है। हमारा डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, इन शॉर्ट अगर हम बोले, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है लेकिन ज़रूरी नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन भी होगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हम अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं और उस काम के लिए, अब उस काम के लिए जितनी अथॉरिटी चाहिए वो दे रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में हम डिसीजन मेकिंग पावर भी दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर
यहाँ खत्म होता है। जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट न्यू चैप्टर।